अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गुड़िया, अब हमने नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है सेल साइकिल। ये चैप्टर 21 है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसमें आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन करें सेल साइकिल होता क्या है। नाम से ही हमें समझ आ रही है सेल साइकिल का मतलब यह है कि सेल जो है वो किन किन स्टेजेस में से गुजरता है। ठीक है, तो सेल जो है उसमें सीक्वेंस ऑफ चेंजेस जो हैं वो होते हैं। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस का मतलब यह है कि एक तरतीब के साथ उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें होता क्या है कि उसमें पहले तो जो है एक पीरियड आता है ग्रोथ का। ठीक है, उसके बाद उसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाता है। मतलब पहले सेल की ग्रोथ होती है, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है और फाइनली ये होता है जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है। ये जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, मतलब सेल का ग्रो करना, ठीक है, एक पीरियड आता है उसकी ग्रोथ का, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, फिर सेल जो है वो फाइनली डिवाइड कर जाता है। इस सारे प्रोसीजर को हम कह देते हैं सेल साइकिल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सेल साइकिल की। इस सेल साइकिल की बेसिकली दो फेजेस हैं। एक इसकी फेज है इंटरफेज और दूसरी इसकी फेज होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज वो वाली फेज होती है जिसमें ज़ाहरी तौर पर सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रही होती, यानी ये जो है पीरियड होता है नॉन अपैरेंट डिवीजन का। इसके अंदर कोई हमें डिवीजन नज़र नहीं आती, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरफेज। इंटर का मतलब वैसे होता है दरमियान। ठीक है, तो दूसरी जो फेज़ होती है हमारे पास उसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज़। ये वो वाली फेज़ होती है जिसके अंदर सेल के अंदर प्रॉपर जो है वो डिवीजन हो जाती है, यानी ये कहलाता है पीरियड ऑफ डिवीजन। अब चाहे हम इंटरफेज की बात करें जिसमें ज़ाहरी तौर पर कोई डिवीजन नहीं हो रही, यहाँ हम माइटोटिक फेज़ की बात करें जिसके अंदर के सेल डिवाइड कर जाता है, दोनों फेजेस जो है उनको फर्दर आगे सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं इंटरफेज की कि ये क्या होती है। ये एक सेल के लाइफ साइकिल का वो वाला पीरियड है जो कि दो कंजेक्टिव डिवीजन्स के दरमियान होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो यहाँ पर सपोज डिवाइड कर रहा है और इधर भी जो सेल है उसकी डिवीजन हो रही है, ये दोनों उसकी डिवीजन वाली फेजेस है, मतलब ये दोनों उसकी माइटोटिक फेजेस हैं। तो इनके दरमियान वाला जो टाइम पीरियड है ना उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। ठीक है, जो दो कंजेक्टिव माइटोटिक डिवीजन्स के दरमियान हमारे पास स्टेज आती है सेल की लाइफ साइकिल की, उसको बोला जाता है इंटरफेस। अब ये वाला जो फेज़ होता है ना सेल साइकिल का, इसके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है। और जैसे हमने कहा था कि हर फेज़ आगे डिवाइडेड होगी सब फेजेस में, तो ये भी आगे तीन सब फेजेस के अंदर जो है इंटरफेस डिवाइडेड होती है। G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। अब हम इन फेजेस की जो है वो डिटेल देख लेते हैं कि G1 फेज़ क्या है, एस फेज़ क्या है और G2 फेज़ हम किसे कहते हैं। अगर हम G1 की बात करें तो इसको बोलते हैं गैप वन। ये वो वाला पीरियड होता है सेल साइकिल का जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मतलब सेल के अंदर जो है बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिसमें सेल जो है वो उसकी ग्रोथ होती है, साइज़ में वो बढ़ जाता है, ख़ास एंजाइम जो हैं उनकी सिंथेसिस हो जाती है जो कि बाद में सेल डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। और प्लस जो है डीएनए के बेस यूनिट सारे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको कि इस्तेमाल किया जाएगा डीएनए की सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो G1 फेज़ गैप वन फेज़ है, उसमें सेल को जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा कि वो फर्दर आगे एस फेज़ के अंदर जा सके, जिसको कि सिंथेसिस फेज़ बोला जाता है, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो G1 फेज़ में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और सेल का साइज़ बढ़ जाता है, एंजाइम्स बनाए जाते हैं ख़ास किस्म के और डीएनए के बेस यूनिट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब कुछ पोस्ट माइटोटिक सेल जो होते हैं ना, मतलब जिनके अंदर माइटोसिस हो चुकी है, उनको हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक सेल। और जिनके अंदर अभी माइटोसिस होना होती है उनको फिर बोला जाता है प्री माइटोटिक सेल। तो ये जो दो टर्म्स है ना, इनका आपने ध्यान रखना है। पोस्ट माइटोसिस के बाद वाली स्टेज है और प्री जो है माइटोसिस से पहले वाली स्टेज को बोला जाता है। ठीक है, तो पोस्ट माइटोटिक सेल जो हैं कई दफ़ा ये देखा गया है कि वो सेल को छोड़ जाते हैं, जो सेल साइकिल होता है ना उसको एग्जिट कर जाते हैं G1 फेज़ के दौरान और वहाँ से वो फिर एंटर हो जाते हैं G0 स्टेज पे। पोस्ट माइटोटिक सेल वो जिनमें के माइटोसिस हो चुकी है, वो G1 में जब एंटर होते हैं तो बजाय कि वो उसके अंदर रहें और उसके बाद वो एस फेज़ में जाएं, वो G1 को लीव करके G2 फेज़ में चले जाते हैं। और वो फिर उस G2 फेज़ में कई दिनों, हफ्तों और यहाँ तक के कुछ जो केसेस हैं उसमें तो ये भी देखा गया है कि वो लाइफ टाइम के लिए ना, ऑर्गेनिज्म का जो पूरे का पूरा लाइफ टाइम है वो पूरी की पूरी लाइफ के लिए ही G0 फेज़ में चले जाते हैं। सपोज जो हमारे नर्व सेल्स हैं या जो आई लेंस के सेल्स होते हैं ना,
वो जी नॉट स्टेज में चले जाते हैं। अब ये वो वाली स्टेज होती है कि जिसके अंदर सेल जाके जब स्टक हो गया वहीं पर वो रहेगा, वो आगे फर्दर एस फेज़ में जाएगा ही नहीं, तो उसके अंदर फिर जो है वो प्रोलिफरेशन नहीं होगी, बाद में उसके अंदर डिवीजन नहीं होगी। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहले ही हमारे पास G1 फेज़ है जिसमें कि सेल के अंदर एंजाइम्स आ रहे हैं, उनकी सिंथेसिस हो रही है, डीएनए के बेस यूनिट को इकट्ठा किया जा रहा है और सेल का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है और कई सेल्स जो हैं वो G1 से G0 में चले जाते हैं। वैसे नॉर्मली G1 के बाद जो फेज़ आती है वो होती है एस फेज़, ठीक है। एस फेज़ हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़ को। इसमें बेसिकली डीएनए सिंथेसाइज़ होता है और क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। एस फेज़ के बाद अगली फेज़ आ जाती है G2 फेज़, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज़, यानी माइटोसिस के शुरू होने से पहले जो फेज़ होती है ना सेल साइकिल की, उसको बोला जाता है G2 फेज़। ये तीनों स्टेजेस इंटरफेज़ की हैं, ठीक है। इंटरफेज़ जो है वो 2 कंसेक्टिव माइटोटिक डिवीजन के दरमियान वाली स्टेज थी। अब जी नॉट फेज़ में क्या होता है कि इसको जो है जी नॉट फेज़ में सेल को प्रिपेयर किया जाता है डिवीजन के लिए। अब उस दौरान क्या कुछ होगा, उस दौरान ये होगा कि जो एनर्जी है क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए, ठीक है, उसको स्टोर किया जाएगा। उस उसके अलावा जो माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस होगी, प्लस आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं उनको भी सिंथेसाइज किया जाएगा। मतलब G2 फेज़ वो वाली फेज़ है जिसमें सेल को हर लिहाज से प्रिपेयर किया जाएगा कि वो बाद में जो है डिवाइड आसानी से हो सके, यानी जो जो चीज़ें सेल की डिवीजन के लिए चाहिए उन सबको सिंथेसाइज कर लिया जाएगा और फिर जो है सेल मूव कर जाएगा पीरियड ऑफ डिवीजन की तरफ। अब यहाँ पर ये होता है कि चाहे G1 फेज़ है, एस फेज़ है या G2 फेज़ है, हर स्टेज पे चेक पॉइंट्स होते हैं और ये चेक पॉइंट्स ये देखते हैं कि सेल जो है वो प्रॉपरली नई फेज़ के अंदर एंटर हो गया है और ये जो प्रॉपरली नई फेज़ के अंदर एंटर होना है या उसकी जो नई फेज़ है उसकी जो किस्मत या फेट को डिटरमिन करना है, ये होता है अकॉर्डिंग टू सेल्स इंटरनल मेकअप। यानी इंटरनली सेल जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी नेक्स्ट फेज़ को डिसाइड किया जाएगा। जैसे ऊपर हमने बात की कि नर्व सेल्स या आइलैंड्स के जो सेल्स होते हैं वो G1 के बाद G0 में चले जाते हैं, तो इंटरनली ये डिसाइडेड है कि वो G1 से G0 में जाएंगे, एस फेज़ के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद जो उन्होंने टाइम पीरियड बताया हुआ है कि जो ये हमारे पास फेजेज़ हैं वो कितना कितना टाइम लेती हैं, तो ये आपको MCQ आ सकता है। वैसे हर फेज़ के ऊपर इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, G1 है, एस है या G2 है, तो इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और फर्दर यहाँ से जो है वो MCQs आ जाएंगे और आप इसकी एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। ह्यूमन सेल के केस में जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो 24 आवर्स का होता है, जिसमें माइटोसिस 30 मिनट लेती है, G1 फेज़ में 9 घंटे लगते हैं, एस फेज़ को 10 घंटे लगते हैं, ठीक है, और G2 फेज़ जो है वो 4.5 आवर्स लेती है। इस सारे को अगर हम जो है प्लस करें, मतलब 9 घंटे और 10 घंटे 19 घंटे, 19 घंटे और 4, ठीक है, ये टोटल बन गए 4 या 5, ये टोटल बन गए 23 घंटे और प्लस 30 मिनट्स और 30 मिनट्स ये वाले डालें तो पूरे ये जो है 24 घंटे बन जाते हैं। तो ह्यूमन सेल में जो एवरेज सेल साइकिल है वो 24 घंटों का होता है, लेकिन अगर हम यीस्ट के अंदर देखें तो यीस्ट का जो पूरे का पूरा सेल साइकिल है वो सिर्फ होता है 90 मिनट्स का, ठीक है। तो दोनों केसेस में जो है वो टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि सेल साइकिल जो है ह्यूमन सेल में कितना टाइम लेता है और नॉर्मली वो कितनी देर का होता है। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक आ जाता है माइटोसिस, ठीक है, वो इंटरफेज हो गई। अब जो है वो माइटोटिक फेज़ आ जाएगी। माइटोटिक फेज़ वो वाली फेज़ होती है जिसमें कि सेल जो है उसने डिवाइड हो जाना है। माइटोसिस जो है मियोसिस में भी डिवीजन होती है और माइटोसिस में भी, ठीक है, लेकिन माइटोसिस वो वाली टाइप है सेल डिवीजन की जो ये इंश्योर करती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहे, जितना पेरेंट सेल में था उतना ही डॉटर सेल के अंदर जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं माइटोसिस। जो माइटोसिस होती है उसमें प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर बिल्कुल स्लाइड से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर एनिमल सेल की अभी जो हम सारी आगे डिटेल पढ़ेंगे वो एनिमल सेल की है। माइटोसिस एनिमल सेल के केस में हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है, ठीक है, और ये डिप्लॉइड सेल दोनों के अंदर हो जाती है, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी। और नियरली बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं उनके तमाम सेल्स के अंदर जब जब ज़रूरत होती है ना माइटोसिस की, तब तब माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो चलता है। ये सारी डायग्राम्स हैं, जैसे जैसे हम स्टेजेस पढ़ते जाते हैं साथ साथ हम ना इनको डिस्कस कर लेंगे। अब जो हमारे पास माइटोसिस है वैसे तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इसको ना 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है।
आसानी के लिए। एक होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और साइटोकाइनेसिस में पूरे का पूरा जो सेल है ना वो डिवाइड कर जाएगा। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का क्या डिफरेंस होता है। तो एक में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक में पूरे का पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिटेल देखते हैं कैरियोकाइनेसिस की। अब एनिमल सेल के अंदर जब माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो वो शुरू हो रहा होता है, ठीक है, बिगिनिंग हो रही होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो सेंट्रियोल है उसकी पार्टीशनिंग हो जाती है, मतलब वो जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। वो जो डुप्लीकेटेड हमारे पास सेंट्रियोल है, ठीक है, जो कि इंटरफेस के अंदर डुप्लीकेट हो गया था, वो उसी वक्त जो है वो एक दूसरे उसकी मतलब अमाउंट डबल हो चुकी होती है, लेकिन ये सेम सेंट्रोमियर के अंदर ही मौजूद होते हैं। होते दो हैं लेकिन एक ही सेंट्रोमियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है तो उस वक्त ये जो दोनों पेयर्स होते हैं सेंट्रियोल के, जो कि सेम सेंट्रोमियर के अंदर प्रेजेंट थे, वो जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल पे चले जाते हैं न्यूक्लियस के, और वहाँ पे जो है वो बाइपोलैरिटी डेवलप कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो सेम सेंट्रोमियर के अंदर दो जो हैं वो सेंट्रियोल हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और जब प्रोसेस माइटोसिस का शुरू हो जाता है ना, तो ये दोनों सेंट्रियोल, ये जो हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है इसके ऑपोजिट पोल पे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, दोनों जो है वो ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं न्यूक्लियस के, और वहाँ पर फिर जो है ये सेल के अंदर बाइपोलैरिटी को डेवलप कर देते हैं। उसके बाद इन सेंट्रियोल से, जो कि अब दो अपोजिट पोल पे चले गए हैं, वहाँ से 3 सेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के निकलते हैं, और इनमें से एक सेट जो है वो बना देता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर सेंट्रियोल से बाहर की तरफ निकलते हैं और एस्टर्स बना देते हैं। बाकी के जो 2 सेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वो बनाते हैं स्पिंडल्स। ठीक है, अब ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ ही इंटरडिजिटेट हो जाते हैं जब वो अपोजिट पोल से सेंटर की तरफ एक्सटेंड कर रहे होते हैं, जो दूसरी तरफ से पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं ना उनके साथ। अब इस पैराग्राफ को मैं आपको समझाती हूँ। वैसे ये आप देख लें कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये प्रोटीन, ट्यूबुलिन और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए से मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया क्या है, ये हमारे पास जो है ऑपोजिट पे ऑपोजिट पोल पे आए हुए ना सेंट्रियोल्स हैं, जो पहले सेम सेंट्रोमियर में थे लेकिन अब दोनों जो हैं वो ऑपोजिट पोल पे आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो हमें ये बताते हैं कि ये जो ऑपोजिट पोल पे सेंट्रियोल्स आ गए हुए हैं, इनमें से निकलने हैं 3 सेट्स जो हैं फाइबर्स के। उनमें से एक कैटेगरी ऐसी है जो कि एक्सटेंड करेगी, रेडिएट करेगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेंगे और वो एस्टर्स बना देंगे। ये आपको एक्सटेंशंस जो बाहर की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो हैं वो एस्टर्स बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कैटेगरी उन्होंने वो बताई है जो कि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है ना, जिसको एक क्रोमोसोम हम जब ड्रा करते हैं तो हम बताते हैं कि उसके 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, जो कि सेंटर के अंदर जो उसका सेंट्रोमियर होता है ना उसके साथ वो अटैच होते हैं। ये जिसको मैंने फिल कर दिया ना, ये सेंट्रोमियर है, और जो ये 2 हैं ये दोनों जो हैं ये क्रोमैटिड्स हैं। ये दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोमियर के साथ सेंट्रली अटैच होते हैं। जो हमारे पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं ना, इस सेंट्रोमियर के ऊपर असल में ना ख़ास किस्म की प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं जो काइनेटोकोर की फॉर्मेशन करते हैं। इस काइनेटोकोर ने इन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपने साथ अटैच कराना होता है, मतलब इसके ऊपर आप समझ लें उसके रिसेप्टर्स होते हैं, और वो यहाँ पर आके जो है वो बाइंड कर जाते हैं। अब दोनों अपोजिट पोल से इंडिविजुअली जो हैं वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, और वो इस क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, जो सेंटर के अंदर पार्ट है ये वाला, इस सेंट्रोमियर के साथ वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि एक जो है वो एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल इधर अटैच है और एक एक्सटेंडेड जो है यहाँ पे अटैच है। ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और बात हमने की पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। अब आपको ये वाले जो एक्सटेंडेड पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक तरफ से आया हुआ जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है वो दूसरी तरफ से आए हुए पोलर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इंटरडिजिटेट कर रहा है।
इंटरडिजिटेट जैसे हम फिंगर्स अपनी दोनों हाथों की क्लोज करें तो जिस तरह से वो इंटरडिजिटेट हो रही होती है, मतलब एक फिंगर दूसरी फिंगर के अंदर की तरफ चली जाती है, वैसे ही एक तरफ से आए हुए पोलर माइक्रोट्यूब्यूल दूसरी तरफ से आए हुए पोलर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इस तरीके से जो है वो इंटरडिजिटेट कर जाते हैं। और काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सिर्फ क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो बात की गई है। उसके बाद अब ये जो स्पेशलाइज सेटअप आएगा माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स का, जिसमें एस्टर्स भी हैं और स्पिंडल्स भी हैं, इसको बोलते हैं माइटोटिक ऑपरेटस। ये एक अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि माइटोटिक ऑपरेटस क्या होता है। तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसमें एस्टर्स और स्पिंडल्स हैं उनको हम माइटोटिक ऑपरेटस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस से बड़ा होता है। इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो, उसको कैप्चर करे, उसको सेंटर में अलाइन करे और फाइनली उसको सेपरेट करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा दे क्रोमोसोम की, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस एंड कर जाए। तो ये माइटोटिक ऑपरेटस की डेफिनेशन और उसका फंक्शन जो है वो इस पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है। अब अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इसको भी आगे फर्दर जो है ना वो 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। वैसे ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मगर अपनी आसानी और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोफेज। ये माइटोटिक फेज की सबसे पहली जो है वो सब फेज़ होती है। अब अगर हम प्रोफ़ेज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब इंटरफ़ेज़ हो रही थी, जो कि नॉन डिवाइडिंग फ़ेज़ थी एक सेल साइकिल की, उसमें जो क्रोमोसोम है ना वो नज़र नहीं आते। इवन माइक्रोस्कोप भी यूज़ कर लेना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी, तब भी नहीं वो नज़र आते। जब इस्तेमाल किए जाते हैं ना हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स, यानी ऐसे स्टेन्स जो टिश्यूज़ को कलर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफ़ाई आसानी से कर सकें। ऐसे हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स को जब यूज़ किया जाएगा डीएनए के लिए तो एक नेटवर्क नज़र आता है फाइन थ्रेड्स का, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। ये कब नज़र आएगा? जब हम जो है वो ख़ास किस्म के हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स यूज़ करेंगे, तो फिर हमें एक नेटवर्क नज़र आएगा धागानुमा साख्तों का, जिसको क्रोमैटिन बोला जाता है। अब ये मटेरियल जो है जैसे जैसे माइटोसिस प्रोसीड करती है ना, मतलब माइटोसिस हो रही होती है या प्रोफेस आगे की तरफ बढ़ती है, तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये फर्दर कंडेंस होता जाता है, इसमें फोल्डिंग आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं प्रोफेस के शुरू में। और वो नज़र आते हैं हमें थिन थ्रेड्स की फॉर्म में, ठीक है, पतले पतले धागों की फॉर्म में वो हमें नज़र आते हैं, जिनकी लेंथ जो है वो 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक होती है। इस स्टेज पे जब हमें क्रोमोसोम नज़र आता है ना, तो क्रोमोसोम जो है वो इतना ज़्यादा अभी उस वक़्त कंडेंस नहीं हुआ होता, लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे प्रोफ़ेज़ प्रोसीड करती है, जो क्रोमोसोम है वो और ज़्यादा थिक होता जाता है। मतलब मोटा होता जाता है कि फाइनली वो हमें नज़र आ जाता है इस फ़ॉर्म में कि उसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड है जो कि उसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं। जो पहले मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी कि 2 जो हैं वो क्रोमैटिड्स थे जो कि सेंट्रोमियर के साथ जो हैं वो अटैच होते हैं। तो इस स्टेज पे ये वाला हमें क्रोमोसोम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। जब प्रोफेज़ का एंड हो जाता है ना, उस वक़्त क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है न्यूक्लियस के बाहर, वो भी गायब हो जाता है, डिसअपीयर कर जाता है। जो सारे का सारा न्यूक्लियर मटेरियल है, जब न्यूक्लियस का बाहर वाला जो उसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है, यानी उसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, जब वही डिसअपीयर कर जाएगा तो डेफ़िनेटली जो न्यूक्लियस के अंदर वाला सारा मटेरियल है यहाँ पे, वो तो सारा निकल के बाहर साइटोप्लाज़्म में ही आ जाएगा क्योंकि उसकी बाउंड्री ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो न्यूक्लियोलाई अंदर होते हैं वो भी डिसअपीयर कर जाते हैं। ये सारा कुछ होता है प्रोफेज़ में। और इस वक़्त जो है फिर ऊपर जो सारा हमने माइटोटिक अपरेटस पढ़ा है, जिसमें हमने एस्टर्स पढ़े हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े हैं, यहाँ मतलब काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वो प्रोफेज़ के अंदर होता है, ठीक है। और इसके नतीजे में फिर ये होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का भी सारा मटीरियल अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही आ चुका है। यहाँ तक जो है फिर प्रोफेज़ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो है फिर हमारी नेक्स्ट फेज़ शुरू होती है मेटाफेज़, ठीक है। प्रोफेज़ में जो मेटोटिक ऑपरेटस है वो भी ऑर्गेनाइज़ हो चुका है और जो क्रोमोसोम है वो भी हमें नज़र आने लग गए हैं। अब जो मेटाफेज़ क्रोमोसोम होता है ना, वो एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे जो कि एक सेंट्रल पॉइंट सेंट्रोमियर जो होता है उसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो है यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि हमारे पास सेंटर में सेंट्रोमियर है, एक क्रोमैटिड ये वाला और
ये एक क्रोमेटिड है, ठीक है, और ये जो मैंने बनाया ये दूसरा क्रोमेटिड है। अब दोनों ये क्रोमेटिड सिंगल सेंट्रोमियर या सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, इसलिए इन दोनों क्रोमेटिड्स को, ठीक है, ये एक जो है वो आप कह लें सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। इस वजह से ये जो दोनों हमारे पास क्रोमेटिड है इनको बोला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन इन केस हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करते हैं दो अलग-अलग क्रोमोसोम इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला इनको बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि इन दोनों का जो सेंट्रोमियर है वो डिफरेंट है। तो जो सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो डिफरेंट सेंट्रोमियर्स के साथ अटैच होते हैं क्रोमेटिड क्रोमोसोम के, उनको बोला जाता है नॉन सिस्टर्स। यानी आप कह लें कि जो करीब हैं एक ही सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हैं वो सिस्टर हैं, और जो ज़रा दूर हैं दो अलग क्रोमोसोम के ऊपर हैं उनको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब जो हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है जिसके ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो उसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, तो सेंट्रोमियर के ऊपर एक खास एरिया होता है जैसे आपको पहले बताया था जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। उसमें खास बेस अरेंजमेंट है, खास प्रोटीन्स हैं जो कि काइनेटोकोर जो फाइबर्स होते हैं माइटोटिक ऑपरेटस के उनको अपने साथ अटैच कराता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो अटैच हो जाते हैं स्पिंडल्स के साथ, स्पिंडल्स जो हैं वो काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो क्रोमोसोम्स को जो है ना इक्वेटर पे अलाइन कर देते हैं, मतलब सेंटर में उनको अलाइन करते हैं और एक इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है। और हर जो काइनेटोकोर है उसको दो जो हैं वो फाइबर्स मिलेंगे ऑपोजिट साइड से, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास आ जाती है तीसरी फेज़ मेटाफेज़। यहाँ पर अब देख लें अर्ली प्रोफेज़ में क्या हुआ और लेट प्रोफेज़ में सारा माइटोटिक ऑपरेटस भी ऑर्गेनाइज हो चुका है और वो अटैच भी हो चुका है, ठीक है। अब मेटाफेज़ में ये होता है कि जब वो अटैच हो जाते हैं ना क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर फाइबर्स, तो वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स या काइनेटोकोर फाइबर्स उन माइक्रोस्कोम को सॉरी जो क्रोमोसोम्स है सॉरी, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं उनको सेंटर में अलाइन कर देते हैं, ठीक है, सेंटर में अलाइन करते हैं और यहाँ पर जो है फिर वो इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी सारे क्रोमोसोम्स यहीं पर आके अरेंज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं जी मेटाफेज प्लेट, और ये मेटाफेज स्टेज के ऊपर होता है, ठीक है। तो मेटाफेज के बारे हर स्टेज पे इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि हर स्टेज पे कौन सा खास इवेंट होता है। मेटाफेज स्टेज पे मेटाफेज प्लेट बनती है, और मेटाफेज प्लेट होती क्या है कि क्रोमोसोम्स को जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो सेंटर में अलाइन कर देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट इक्वेटर के ऊपर आके जो है ना उनको अरेंज कर देते हैं। उसके बाद जो अगली फ़ेज़ हमारे पास आती है वो होती है एनाफ़ेज़। ये माइटोसिस की सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फ़ेज़ है, क्योंकि इसमें जो है वो क्रोमैटिड्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है डॉटर सेल्स की। मतलब अब यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। वो काइनेटोकोर फाइबर्स जिन्होंने अटैच किया हुआ था क्रोमोसोम को काइनेटोकोर के रीजन पे, वो अपने अपने पोल की तरफ ना कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उस तरफ वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो अपने पोल की तरफ सिकुड़ते हैं तो जो काइनेटोकोर वाले रीजन के साथ उन्होंने अटैचमेंट की हुई थी उसको फिर वो वहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब एक क्रोमैटिड जो है वो एक तरफ जाना शुरू हो जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ। और फर्दर ये होता है कि जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे जिनको हमने कहा था कि वो इंटरडिजिटेट हो रहे होते हैं, वो फर्दर एलोंगेट होते हैं लंबाई की तरफ, और ज़्यादा उनकी एक्सटेंशन हो जाती है। और जब वो एलोंगेट होते हैं ना तो वो भी फोर्स लगाते हैं उन क्रोमोसोम के ऊपर, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रोमियर वाले पॉइंट से, और एज अ रिजल्ट ये होता है कि हाफ सिस्टर क्रोमैटिड एक तरफ चले जाते हैं और हाफ सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखें जिस एनाफेज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये हुआ कि ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एलोंगेट करके इन्होंने भी क्रोमोसोम के ऊपर फोर्स लगाई, और वैसे भी ये जो हमारे पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे जो कि सेंट्रोमियर वाले पॉइंट के ऊपर अटैच थे, इन्होंने अपने अपने पोल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब ये अपने अपने पोल की तरफ सिकुड़ते गए तो एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि जो यहाँ पर सेंटर के अंदर सिंगल सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड क्रोमोसोम था या उसके जो क्रोमैटिड थे, जब ये इसके साथ मतलब अटैच थे काइनेटोकोर के माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। जब एक जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल अपने पोल की तरफ उसको खींचने की कोशिश करेगा और दूसरा उसको अपने पोल की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, जब वो अपोजिट पोल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो एक फोर्स इस तरफ ज़्यादा लगेगी, एक फोर्स इस तरफ ज़्यादा लगेगी। एज अ रिज़ल्ट ये होगा कि ये सेंटर से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और एक जो है वो क्रोमैटिड एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। ये स्टेप होता है एनाफेज का,
ठीक है। एनाफेज़ के बाद हमारे पास लास्ट स्टेज आ जाती है विच इज़ टीलोफ़ेज़। टीलोफ़ेज़ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोज़िट पोल पे चले जाते हैं और एनाफेज़ का प्रोसेस जैसे ही ये ऑपोज़िट पोल पे जाते हैं तो एनाफेज़ रुक जाती है और टीलोफ़ेज़ जो है वो शुरू हो जाती है। अब टीलोफ़ेज़ में क्या होता है कि क्रोमोसोम दोबारा से डीकंडेंस होना शुरू हो जाता है, उसकी फिर से अनफ़ोल्डिंग हो जाती है और वो क्रोमैटिन की फ़ॉर्म में गायब हो जाता है। जो कुछ प्रोफ़ेज़ में हुआ था ना, अब उसका रिवर्स टीलोफ़ेज़ में होना है, ठीक है? पहले तो ये हो गया कि क्रोमैटिन की फ़ॉर्म में वो आगे क्रोमोसोम डिसअपीयर हो गए, फिर माइटोटिक ऑपरेटस वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हुआ था, इधर जो है वो डिसऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई जो हैं वो डिसअपीयर हो गए थे, यहाँ पे दोबारा से बन जाएंगे, ठीक है। और अब एज अ रिज़ल्ट ये होगा कि जो पोल्स हैं, ठीक है, सेल के दोनों, वहाँ पर दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारे पास टीलोफेज़ है, तो यहाँ पर देखें ये जो है माइटोटिक ऑपरेटर सारा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से आ गया, उसमें न्यूक्लियोलाई भी होंगे और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से क्रोमैटिन की फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखें तो अब हमें यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे तो ये साइटोकाइनेसिस है क्योंकि इसमें दोनों सेल कि इसमें जो सेल है वही डिवाइड हो गया, उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने आज यहाँ तक पढ़ा है इन टीलोफेज तक, जिसमें दो अपोजिट पोल के ऊपर हमें दो सेपरेट न्यूक्लियोलाई जो है वो मिल जाते हैं, जो कि दो सेपरेट न्यूक्लियाई, ठीक है, मिलते हैं, जिनके अंदर जो है उनका सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो जो है दोबारा से इस फॉर्म में आ गया कि अब हमें वो विजिबल नहीं है, वो क्रोमैटिन की फॉर्म में चला गया। यहाँ तक आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा।